चलिए तो कंटिन्यू करते हैं अपन लास्ट लेक्चर से आगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने ये एज्यूम कर लिया था कि हमने हमारे सिस्टम पे आईडी इंस्टॉल कर लिया है। कौन सा आईडी, फटाफट बताइए कौन सा आईडी। मैंने कहा था हम ये एज्यूम कर रहे हैं वी आर मेकिंग यूज ऑफ टर्बो आईडी। किस कंपनी ने बनाया? मैंने आपसे कहा था द कंपनी विच हैज क्रिएटेड द आईडी इज कॉल्ड एज बोरलैंड। ठीक है, मैंने आपको ये भी कहा था इस टर्बो आईडी में आपको फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, इनके अलावा दो बहुत स्पेशल मेन्यूज मिलेंगे। एक का नाम होगा कंपाइल और एक का नाम होगा रन। ओके, और इस आईडी के अंदर अगर आपको याद हो तो हमने हमारा पहला प्रोग्राम लिखा था। ठीक है, उस प्रोग्राम में हमने अभी ज्यादा कुछ भी नहीं समझा था, बस मैंने कुछ लाइनें लिखी थी। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main, ये हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट था। अंदर मैंने स्टेटमेंट लिखा था CLR SCR, फिर मैंने लाइन लिखी थी printf डबल कोट्स के अंदर हेलो यूजर बंद, करली ब्रेसेस बंद। ये हमारा कोड था। इस कोड के बारे में मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी, जिसमें से पहली बात थी ये कोड केस सेंसिटिव है। आप अगर इस कोड को लिखेंगे तो पूरा प्रोग्राम स्मॉल लेटर्स में, सिर्फ 2 लेटर कैपिटल है, वो भी मैंने हाईलाइट करे थे, और वो 2 लेटर थे और यूजर का यू, बस इतना ही इसमें कैपिटल है, H ऑफ हेलो एंड U ऑफ यूजर। रेस्ट एंटायर कोड हैज बीन रिटन इन स्मॉल लेटर्स, लोअर केस लेटर्स। ये मैंने आपसे कहा था। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी फाइल का एक्सटेंशन C++ में आपको .h मिले तो ऐसी फाइलें अपने आप में कहलाती हैं हेडर फाइल्स। अगर किसी फाइल का एक्सटेंशन C++ में आपको .h मिले तो फाइल्स आर बेसिकली कॉल्ड एज हेडर फाइल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बोली थी वो ये, हेडर फाइल्स में क्या होता है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। मैंने आपसे कहा था बने बनाए प्रोग्राम्स होते हैं। क्या कहते हैं इन बने बनाए प्रोग्राम्स को? इन बने बनाए प्रोग्राम्स को आप नाम देते हैं फंक्शंस। ये जो बने बनाए प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं दे आर बेटर नोन एज फंक्शंस। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको 2 हेडर फाइल्स के नाम भी बताए थे। एक हेडर फाइल का नाम मैंने आपसे शेयर करा था math.h, और दूसरी हेडर फाइल का नाम मैंने आपसे शेयर करा था graphics.h। राइट, इनके नाम अपने आप में इतने सिंपल है कि अगर आप बिगिनर भी हैं, पहली बार प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो भी आप आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि math.h के अंदर मैथमेटिकल फंक्शंस का सपोर्ट होगा। राइट, कौन कौन से मैथमेटिकल फंक्शन? तो मैंने कुछ के नाम आपसे शेयर करे थे। math.h के अंदर sqrt अवेलेबल है जो कैलकुलेट करके देता है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट। math.h के अंदर साइन अवेलेबल है, गौर करिएगा, जो ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू कैलकुलेट करता है किसी भी वैल्यू का साइन। ऐसे ही हमारे पास कॉस, टैन वगैरह हैं। एक और आपके नोटिस में डाल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आगे हम लोग यूज करेंगे, उसका नाम है पाव। ध्यान से देखना, math.h का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसका नाम है पाव। पाव स्टैंड्स फॉर पावर। पाव स्टैंड्स फॉर पावर। तो अगर आपको सी लैंग्वेज में पावर कैलकुलेट करनी है, पावर कैलकुलेट करनी मतलब आपको कैलकुलेट करना है 5 का स्क्वायर, आपको कैलकुलेट करना है 9 का क्यूब, ऐसा कुछ भी करना है तो आप यूज कर सकते हैं सी में POW नाम का फंक्शन। ऐसे और भी बहुत सारे फंक्शंस होंगे math.h में, बहुत सारे हैं। मैं जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तब आपको सबकी लिस्ट दिखाऊंगा। अगर आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी आ रही है सर ऐसे कितने फंक्शन हैं, उनके क्या नाम है, उनके क्या काम है, तो वो सब हम प्रैक्टिकल में देखेंगे कि कितने फंक्शन हैं, वो क्या करते हैं, उनके क्या नाम है, हम कैसे पहचानेंगे कौन क्या करता है, वो सब प्रैक्टिकल में देखेंगे। अभी बस इतना मान लीजिए math.h के अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के ढेर सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। आई बात समझ? आगे बढ़ो। फिर मैंने आपसे कहा था हमारे पास दूसरी हेडर फाइल है, ये भी बड़ी पॉपुलर हेडर फाइल है, इसका नाम है graphics.h। इससे आप क्या कर सकते हैं? इससे आप ग्राफिकल फिगर्स ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ग्राफिकल फिगर्स ड्रॉ कर सकते हैं। क्या ड्रॉ कर सकते हैं आप इसके फंक्शन की मदद से? तो मैंने कहा था इसके पास एक फंक्शन है सर्कल, आप इसकी मदद से स्क्रीन पे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसकी मदद से रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसकी मदद से पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं।
मैंने आपको ये भी कहा था लास्ट लेक्चर में, और ऐसे कई फंक्शंस graphics.h के अंदर भी अवेलेबल हैं। इतना अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। इतने में कोई डाउट हो तो फटाफट बताइए। स्क्वायर रेक्टेंगल से बन जाएगा प्रिंस। जब हम रेक्टेंगल को कॉल करेंगे तो डायमेंशंस बराबर पास करेंगे। जब हम रेक्टेंगल फंक्शन यूज करेंगे तो वही हमें स्क्वायर बना के देगा। ठीक है, जब यूज करेंगे तब देखिएगा कैसे। ठीक है, स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं दे सकता, लेकिन रेक्टेंगल तो स्क्वायर दे सकता है ना। मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं ना, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, नॉट ट्रू दैट एवरी रेक्टेंगल विल बी अ स्क्वायर। तो आप स्क्वायर रेक्टेंगल से भी बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। अब स्टार्ट करता हूं मैं हमारा आज का लेक्चर। तो ये बताइए, मेरे प्रोग्राम में जो आपको टॉप 2 लाइनें दिख रही हैं, शुरुआत की 2 लाइनें दिख रही हैं, वाई यू आर मेकिंग यस 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 तनीषा, फंक्शंस की पहचान पैरेंथेसिस है। रिमेंबर दिस, मैं बताऊंगा आपको जब हम फंक्शन को डिटेल में बात करेंगे ना, अभी आज के लेक्चर में नहीं तो 2 लेक्चर के अंदर अंदर, देन आई टेल यू व्हाई एम आई पुटिंग पैरेंथेसिस आफ्टर देयर नेम्स। ओके, चलूं आगे। जैसे मुझे बताओ, एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड, क्या रियल वर्ल्ड में 10 डिग्री और RS10 इनमें फर्क होता है? होता है ना। रियल वर्ल्ड में 10 इज जस्ट अ नंबर ना, 10 इज जस्ट अ नंबर। ये देखते तो समझ में आता है इट्स अ काइंड ऑफ डिग्री, और ये देखते तो समझ में आता है इट इज अ काइंड ऑफ अमाउंट, है ना। ऐसे प्रोग्रामिंग में बहुत बड़ा फर्क है पैरेंथेसिस के होने और नहीं होने का। ठीक है, अब बात निकली है तो सुनी लीजिए। सी लैंग्वेज ये बोलती है, कोई भी फंक्शन की जो पहचान है, वो पहचान है उसके नाम के राइट पे आने वाला पैरेंथेसिस, उसके राइट पे आने वाला पैरेंथेसिस। तो अगर मैं आपसे बोलूं, अभी तो आज आपका सेकेंड ही लेक्चर है, लेकिन देखिए तो भी आपने कितनी इंपॉर्टेंट बात कितनी जल्दी कैच की है। क्या CLR SCR के बाद पैरेंथेसिस दिख रहा है? जल्दी बताइए, पैरेंथेसिस दिख रहा है CLR SCR के बाद? दिख रहा है। मेन के बाद पैरेंथेसिस दिख रहा है? मेन के बाद पैरेंथेसिस दिख रहा है। तो ये सब क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं ये सब क्या है, ये सब सी की दुनिया में। अब अभी चिंता मत करिएगा सर फंक्शन क्या होता है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं अभी समझा ही नहीं रहा हूं। मैं तो सिर्फ आपको अभी पहचान बता रहा हूं, आइडेंटिफिकेशन मार्क बता रहा हूं कि अगर किसी नाम के राइट साइड पे पैरेंथेसिस लगा हो तो उसे क्या बोलेंगे सी में? उसे सी में बोलेंगे फंक्शन। तो अब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। मैंने SQRT के साथ पैरेंथेसिस लगाया, क्यों मैंने साइन के साथ पैरेंथेसिस लगाया, पाव के साथ, सर्कल के साथ, रेक्टेंगल के साथ, पॉलीगन के साथ, सबके साथ पैरेंथेसिस लगाया है, बिकॉज ये सब के सब क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये सब के सब इंडिकेट कर रहे हैं फंक्शन। इज दिस क्लियर? आगे बढ़ू? गुड, अब आ जाइए वापस एक्सप्लेनेशन पे। ठीक है, अब अपने क्वेश्चंस थोड़ी दिएगा, जब मैं पूरी कहानी सुना दूंगा जो समझाने जा रहा हूं, उसके बाद आपको चांस दूंगा आप अपने क्वेश्चंस पूछना। बीच बीच में आप पूछेंगे तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी, है ना। फिर मैं आपको दूंगा चांस, आप जो पूछना फिर पूछना। ठीक है, पहले ध्यान से एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। अब आपने अगर लास्ट लेक्चर ध्यान से अटेंड करा हो तो आपको इतना क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि मेरे प्रोग्राम में भी जो मैंने टॉप 2 लाइनें लिखी हैं, उनमें जो 2 नाम आपको दिख रहे हैं, stdio.h और conio.h, ये हेडर फाइलों के नाम है। आ रहा है समझ में? जल्दी बोलिए यस, वेरी गुड। लेकिन गौर से सुनिए, stdio.h और conio.h ये इतने सिंपल नाम नहीं है कि आपके जैसा बिगनर इनके नामों को देखकर ये पहचान पाए कि इन हेडर फाइल्स का पर्पस क्या है। आई रिपीट, stdio.h और conio.h इतने सिंपल नाम नहीं है कि आपके जैसा बिगनर खाली नाम देखकर पहचान पाए कि इन हेडर फाइल्स में किस तरह के फंक्शन होंगे। जबकि दिमाग लगाइए, आप इजीली अंदाजा लगा पा रहे हैं कि math.h के अंदर मैथ से रिलेटेड फंक्शन होंगे। जल्दी बोलिए, कर पा रहे हैं ना? कोई भी अंदाजा लगा सकता है, नाम इतना सिंपल है math.h। graphics.h कोई भी इजीली बता सकता है इसमें ग्राफिक्स से रिलेटेड फंक्शंस होंगे, राइट। लेकिन stdio और conio ये थोड़े से टेक्निकल नाम है, ये लोग नॉर्मल वर्ल्ड में नहीं बोलते हैं, आम बोलचाल में नहीं बोलते हैं। तो सबसे पहले हम stdio और conio का फुल फॉर्म समझें। बी वेरी वेरी अटेंटिव, वेरी अटेंटिव। सबसे पहले बात करते हैं stdio का फुल फॉर्म क्या है। तो गौर कीजिए,
बिल्कुल ठीक लिखा है। STDIO का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामिंग की दुनिया में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, और कॉनियो को मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं क्योंकि ये पेज STDIO के एक्सप्लेनेशन से ही भर जाएगा। और ये जो कॉनियो आप देख रहे हैं, इस कॉनियो का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। तो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं STDIO और कॉनियो इन दोनों का मतलब। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक, उससे भी पहले हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, जस्ट दिस वर्ड विच इज स्टैंडर्ड इनपुट। तो आप मुझे बताइए, आप कौन डिवाइस यूज करके अपने कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। आप कौन सा डिवाइस यूज करके अपने कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं? वेरी गुड, आप कीबोर्ड यूज करके कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं, राइट? ओके, और कौन से डिवाइस पे कंप्यूटर आपको रिजल्ट शो करता है? कौन से डिवाइस पे कंप्यूटर आपको रिजल्ट शो करता है? स्क्रीन पे, मॉनिटर पे, है ना? तो आप ध्यान से सुनिए, जिसे आप लोग कीबोर्ड बुलाते हैं, जिसे एक आम इंसान कीबोर्ड बुलाता है, याद रखिएगा कंप्यूटर साइंस की दुनिया में उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। और जिसे एक आम इंसान मॉनिटर बुलाता है, याद रखिएगा कंप्यूटर साइंस की दुनिया में उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, राइट? अगर आप लेक्चर्स मिस नहीं कर रहे हैं तो मैंने आपसे 2 लेक्चर पहले ही भी बोल दिया था कि इस कोर्स में आप कुछ नई नई वोकैबुलरी सीखेंगे। उम्मीद करता हूं 2 वोकैबुलरीज आपको याद होंगी जो आप पढ़ चुके हैं। नंबर 1, दुनिया जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलती है, हम प्रोग्रामर्स उसे बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। नंबर 2, लोग जिसे प्रोग्राम बोलते हैं, हम प्रोग्रामर्स उसे बोलते हैं सोर्स कोड। कैटेगरी में 2 नए नाम और जोड़िए। लोग जिसे कीबोर्ड बुलाते हैं, नॉन टेक्निकल वर्ड्स में जिसे कीबोर्ड कीपैड बुलाया जाता है, उसे टेक्निकल वर्ड्स में बुलाया जाता है स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। और लोग जिसे स्क्रीन, आउटपुट, मॉनिटर ये सब बोलते हैं, उसे हम टेक्निकल वर्ड्स में बोलते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब आप अगर रिलेट करने की कोशिश करें तो हल्का फुल्का आइडिया आपके दिमाग में लगेगा कि अगर स्टैंडर्ड इनपुट का मतलब की और अगर स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब मॉनिटर है, तो इसका डेफिनेटली ये मतलब हुआ कि हमारी stdio.h हेडर फाइल के अंदर कीबोर्ड और मॉनिटर से रिलेटेड फंक्शंस अवेलेबल होंगे। बिल्कुल, अगर stdio में स्टैंडर्ड इनपुट का मतलब कीबोर्ड है और स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब मॉनिटर है, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल में वो फंक्शंस होंगे जो रिलेटेड होंगे विथ कीबोर्ड एंड मॉनिटर। अब क्योंकि आप बिगनर हैं तो मेरी ये बात भी आपको एकदम से समझ में नहीं आएगी, दिमाग में सवाल आएंगे। पहला सवाल आएगा, सर इस बात का क्या मतलब है कि कीबोर्ड और मॉनिटर से रिलेटेड फंक्शन है? कीबोर्ड और मॉनिटर तो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, उनसे रिलेटेड फंक्शंस बनाने का क्या मतलब है? तो जवाब ध्यान से सुनिए मेरी, ठीक है? होता यह है कि जब भी आप दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं, दुनिया में कितनी लैंग्वेज है? जल्दी बोलिए, दुनिया में कितनी लैंग्वेज है? 900 लैंग्वेज है, राइट? तो जब भी दुनिया की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप प्रोग्राम बनाते हैं, हर प्रोग्राम जो आप डिजाइन करते हैं वो 2 मिनिमम एक्टिविटीज करता है, 2 मिनिमम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज करता है। हम प्रोग्रामिंग की दुनिया में मानते हैं कि ये 2 एक्टिविटीज के बगैर प्रोग्राम वो कभी ढंग का काम नहीं कर सकता। आई रिपीट, हर प्रोग्राम जो आप अपनी लाइफ में बनाएंगे, प्रॉपर प्रोफेशनल प्रोग्राम, हर प्रोग्राम अपने लाइफ टाइम में 2 काम करता ही करता है। ये इतने इंपॉर्टेंट 2 काम हैं जितना हम जिंदा रहने के लिए सांस लेना और सांस छोड़ने को मानते हैं। आप मानते हैं सर्वाइवल के लिए ब्रीदिंग जरूरी है? जल्दी बोलिए, सर्वाइवल के लिए ब्रीदिंग जरूरी है? बिल्कुल ऐसे प्रोग्रामिंग कहती है किसी प्रोग्राम के सर्वाइवल के लिए 2 एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो प्रोग्राम किसी मतलब का नहीं रह जाएगा। कौन कौन सी हैं वो 2 एक्टिविटीज? इन 2 एक्टिविटीज में से पहली एक्टिविटी कहलाती है इनपुट लेना और दूसरी एक्टिविटी कहलाती है आउटपुट करना। फिर आता है अगला डाउट, क्योंकि आप बिगनर्स हैं, सर इनपुट आउटपुट का मतलब क्या होता है? दिमाग में अगला क्वेरी आपके ये आएगी, तो गौर से सुनिएगा। इनपुट का मतलब होता है जब भी कोई इंसान
आपके बनाए गए सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को रन करे, जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग कस्टमर बोलते हैं, जैसे हम लोग यूजर बोलते हैं, जैसे हम लोग क्लाइंट बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जब भी कोई यूजर आपके बनाए गए प्रोग्राम को रन करे, अगर आपका प्रोग्राम उस यूजर से कुछ लेता है, कुछ वैल्यूज मांगता है, तो अपन मानते हैं आपका प्रोग्राम उस यूजर से मांग रहा है इनपुट। आई रिपीट, जब भी कोई यूजर आपके प्रोग्राम को रन करे और रन करते वक्त आपका प्रोग्राम उससे कुछ डेटा डिमांड करे, कुछ टेक्स्ट मांगे, कुछ वैल्यू मांगे, कुछ नंबर मांगे, कुछ भी मांगे, बस कैप्चर करे उसका कुछ दिया हुआ वैल्यू, तो हम मानते हैं आपका प्रोग्राम यूजर से ले रहा है इनपुट। और अगर आपका प्रोग्राम उस इनपुट के ऊपर कुछ ऑपरेशन करके कुछ रिजल्ट शो करे, कुछ स्क्रीन पे आउटपुट दिखाए, मैसेजेस दिखाए, तो हम बोलते हैं ये पर्टिकुलर आ रहा है आउटपुट। अब मेरी बात को आप एग्जाम्पल से समझिएगा। मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स दूंगा इस प्रोसेस को समझने के लिए। आप सबने एटीएम यूज करा है? सबने एटीएम यूज करा है? कभी मशीन को ऑपरेट करा होगा आपने? आप मुझे बताइए, जब आप एटीएम मशीन के सामने खड़े होते हैं तो मशीन आपसे बोलती है एंटर योर पिन। जल्दी बोलिए, मशीन आपसे बोलती है एंटर योर पिन। ये मैसेज पढ़कर आप पिन टाइप करते हैं? ये मैसेज पढ़कर आप पिन टाइप करते हैं? ठीक है, अगर मैं नॉन टेक्निकल वर्ड्स में बोलूं तो आप, है ना, अगर मैं नॉन टेक्निकल वर्ड्स में बोलूं तो आप पिन टाइप कर रहे हैं, पर अगर मैं टेक्निकल वर्ड्स में बोलूं तो आप एटीएम को अपनी पिन इनपुट कर रहे हैं। आप एटीएम मशीन में अपनी पिन इनपुट कर रहे हैं। वेरी गुड। अब ये बताइए, ये इनपुट लेने के बाद क्या मशीन आपको आपके अकाउंट से रिलेटेड कुछ अगला सवाल पूछती है, जैसे कि कितना अमाउंट विड्रॉ करना है, फास्ट कैश चाहिए कि नॉर्मल कैश चाहिए? ये सब क्या है? ये सब अपने आप में आउटपुट है। अगर आपका पिन गलत है तो मशीन मना कर देती है विड्रॉ करने से, अगर आपका पिन सही है तो मशीन प्रोसेस को आगे बढ़ाती है। ये क्या हो रहा है जो आपसे कहा जा रहा है पिन गलत है कि पिन सही है? ये सब आ रहा है मशीन की तरफ से आउटपुट। तो जब भी कोई प्रोग्राम यूजर से कुछ मांगे वो कहलाता है इनपुट। जब भी कोई प्रोग्राम यूजर को कुछ दिखाए, स्क्रीन पे कुछ रिजल्ट शो करे, हम बोलते हैं वो उस प्रोग्राम की तरफ से आ रहा है आउटपुट। अब ऐसे ही आप एक और एग्जांपल लीजिए व्हाट्सएप का। अब आप मुझे बताइए, नॉर्मली अगर मैं पूछूं व्हाट्सएप से क्या होता है, तो नॉन टेक्निकल वर्ड्स में आप बोलोगे सर चैटिंग होती है, कॉल्स वगैरह होते हैं, मैं शेयर कर सकता हूं अपने फ्रेंड से कुछ इमेजेस या टेक्स्ट वगैरह। आप इसको टेक्निकल समझिए। आप बताइए, जब आप व्हाट्सएप खोलकर चैटिंग शुरू करते हैं तो आप व्हाट्सएप में आप मैसेज टाइप करते हैं? वेरी गुड। वो जो मैसेज टाइप कर रहे हैं आप, वो आप व्हाट्सएप के सॉफ्टवेयर को एज अ प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं इनपुट। एज अ प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं इनपुट। और जब आप मैसेज टाइप कर देते हैं तो फिर आप एक ग्रीन कलर का बटन टैप करते हैं, कलर के बटन को दबाते हैं। जब आप ये बटन दबाते हैं तो ये मैसेज जिसको जानिए उसको डिलीवर हो जाए, दिखता है उसके मोबाइल पे एज अ नोटिफिकेशन। ये मैसेज दिखता है अगर नोटिफिकेशंस ऑफ ना हो तो। वेरी गुड। अगर नोटिफिकेशंस ऑफ ना हो तो उसके मोबाइल पे ये नोटिफिकेशन दिखता है। वो जो नोटिफिकेशन दिख रहा है, गौर करिएगा, वो अपने में कहलाता है आउटपुट। अब आप सोच कर देखिए, आप मानते हैं हर सॉफ्टवेयर मिनिमम इनपुट आउटपुट तो करता ही होगा? सोचिए, आप जब गूगल ओपन करते हैं कुछ सर्च करने के लिए, तो आप अपना सर्च टर्म टाइप करते हैं। आप इस वक्त गूगल को दे रहे हैं इनपुट। सर्च टर्म टाइप करके आप एंटर दबाते हैं, गूगल आपको लिस्ट दिखाता है आपके सर्च करे गए वर्ड से रिलेटेड वेबसाइट्स की। ये गूगल की तरफ से क्या आ रहा है? ये गूगल की तरफ से आउटपुट आ रहा है। आप सोच कर देखिए, एक सॉफ्टवेयर ऐसा आपने नहीं देखा होगा जो इनपुट आउटपुट ना करता हो। हर सॉफ्टवेयर आपसे कुछ लेगा, हर सॉफ्टवेयर आपको कुछ दिखाएगा। जब वो कुछ लेगा तो कहलाएगा इनपुट, जब वो कुछ दिखाएगा तो कहलाएगा आउटपुट। समझ में आया? जल्दी जल्दी बोलिए, समझ आया? राइट। अब आज से हम इनपुट आउटपुट को शॉर्ट में बुलाया करेंगे आईओ। आज से हम लोग प्रोग्रामिंग का एक शॉर्टकट यूज करेंगे और प्रोग्रामिंग में इसको बोलते हैं आईओ ऑपरेशंस, वेयर आई, everyone please respond, I stands for input and O stands for output। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आईओ ऑपरेशंस होते हैं, इन्हें करने के लिए भी हर लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करती है बने बनाए फंक्शन। ये जो आईओ ऑपरेशंस होते हैं, इन्हें करने के लिए भी
हर लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करती है बने बनाए फंक्शंस। आई रिपीट, ये जो आईओ ऑपरेशंस होते हैं, हर लैंग्वेज इन्हें करने के लिए आपको प्रोवाइड करती है बने बनाए फंक्शन। सी लैंग्वेज ने भी इस बात को माना है और सी ने भी हमें इनपुट आउटपुट करने के फंक्शंस प्रोवाइड करें। कौन कौन से फंक्शन सी ने प्रोवाइड करें, जरा उनके नाम जान लेते हैं। पहली बात तो ये सारे फंक्शन आते हैं फ्रॉम stdio.h। इसमें जो इनपुट करवाने वाला फंक्शन है, ध्यान से सुनिएगा, उसका नाम है scanf। उसका नाम है scanf। बताइए पैरेंथेसिस आएगा? जल्दी बताइए, पैरेंथेसिस आएगा? आएगा, फंक्शन है ना, तो पैरेंथेसिस आएगा। और आउटपुट करवाने के लिए जो फंक्शन अवेलेबल है, ध्यान दीजिएगा, आउटपुट करवाने के लिए जो फंक्शन अवेलेबल है वो अपने आप में कहलाता है प्रिंट एफ। पैरेंथेसिस आएगा। वॉइस क्लियर नहीं है क्या? वॉइस क्लियर नहीं है क्या? वॉइस क्लियर है? कभी कभी लैग कर रही है ऐसा? ओके, जस्ट अ मोमेंट। अभी क्लियर है वॉइस? ओके, जिनको सुनने में दिक्कत जा रही है, वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, आप लॉग आउट करके लॉग इन करिए वापस। जिन्हें प्रॉब्लम जा रही है आप लॉग आउट करके लॉग इन करिए। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था stdio.h हमें प्रोवाइड करती है इनपुट आउटपुट से रिलेटेड फंक्शंस। इनपुट वाले फंक्शन का नाम है scanf और आउटपुट वाले फंक्शन का नाम है printf। दैट मींस आप जब भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, हर लैंग्वेज आपको इनपुट आउटपुट करने के लिए फैसिलिटी देगी। जैसे पाइथन भी एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। पाइथन भी बहुत पॉपुलर है, ठीक है? भी पाइथन पढ़ी नहीं है, लेकिन कभी तो पढ़ेंगे लाइफ में, कभी ना कभी तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस लैंग्वेज पे इतना काम इंडस्ट्री में हो रहा है कि आप कभी ना कभी लाइफ में इसे सीखेंगे। पाइथन जब आप पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा वहां इनपुट करने के लिए, ध्यान से सुनना, वहां इनपुट करने के लिए फंक्शन का नाम ही है इनपुट, और आउटपुट करने के लिए पाइथन में नाम है PRINT, प्रिंट। अब बताइए, लैंग्वेज बदल गई लेकिन इनपुट आउटपुट तो ये भी दे रही है ना? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। इनपुट आउटपुट तो ये भी दे रही है। ऐसे ही अगर आपने सी डबल प्लस पढ़ी हो, अगर आपने सी डबल प्लस के बारे में सुना हो, तो वहां सुना होगा सी आउट और सी इन होते हैं। वहां हमारे पास होते हैं सी आउट और सी इन। बिल्कुल ऐसे सी लैंग्वेज हमें देती है प्रिंटएफ और स्कैनएफ। प्रिंटएफ किस पर्पस के लिए यूज होता है? प्रिंटएफ यूज होता है फॉर द पर्पस ऑफ आउटपुट। स्कैनएफ किस लिए यूज होता है? स्कैनएफ यूज होता है फॉर द पर्पस ऑफ इनपुट। इसका मतलब, ठीक है, लेट मी चेक आपको कितना समझ में आया। इसका मतलब अगर हम मान लें व्हाट्सएप सी में बना होता, अगर हम मान लें व्हाट्सएप सी में बनाए, हालांकि व्हाट्सएप किस में बनाए? व्हाट्सएप सी में नहीं बनाए, व्हाट्सएप जावा में बनाए, राइट? लेकिन हम मान लेते हैं व्हाट्सएप सी में बना होता, तो आप मानते हैं जब आप मैसेज टाइप कर रहे होते हैं, जब आप मैसेज टाइप कर रहे होते हैं तो अंदर काम स्कैनएफ कर रहा होगा। सोचिए, अगर व्हाट्सएप सी में बनाया जाए तो आपसे मैसेज लेना स्कैनएफ का काम होगा, और नोटिफिकेशन दिखाना, जल्दी बताइए, नोटिफिकेशन दिखाना वो काम होगा प्रिंटएफ का। वो काम करेगा सी का फंक्शन प्रिंटएफ। तो अगर व्हाट्सएप सी में बनता तो मैसेज लेने का काम स्कैनएफ से करवाया जाता, और स्क्रीन पे आउटपुट दिखाने के लिए लोग यूज कर रहे होते व्हाट्सएप में प्रिंटएफ। आई होप एसटीडीआईओ का पर्पस क्लियर हुआ होगा आपको। क्लियर हुआ? ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। stdio.h इतनी इंपॉर्टेंट हेडर फाइल है कि आज आपके प्रोग्राम के पहले प्रोग्राम में आपने इसको यूज करा है। याद रखिएगा, जिस दिन आप सी लैंग्वेज का आखिरी प्रोग्राम बनाओगे उस दिन आप stdio.h को यूज कर रहे होगे। यानी इससे आपका रिलेशन आज से लेकर लास्ट तक मेंटेन रहेगा। हां, जिस दिन आप सी डबल प्लस में एंटर करेंगे उस दिन आप पहली बार stdio को हटाएंगे और stdio की जगह एक नई हेडर फाइल आएगी। शायद आप में से कुछ लोगों ने इसका नाम सुन रखा हो, और इसका नाम होता है iostream.h। iostream.h में क्या अवेलेबल है? iostream में, जैसा मैंने अभी अभी आपसे कहा, एक अवेलेबल है सी आउट, एक अवेलेबल है सी इन। सी आउट करता है आउटपुट और सी इन करवाता है
इनपुट। तो आप नोटिस करिए, लैंग्वेज कोई भी हो, हर लैंग्वेज ये फर्ज निभाती है कि वो अपने प्रोग्रामर को आईओ ऑपरेशंस करने में सपोर्ट करे। सी ये सपोर्ट देती है एक हेडर फाइल के थ्रू, जिस हेडर फाइल का नाम होता है stdio.h।